Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about mechanism of action of hormones that act on nuclear receptors. So before understanding this mechanism, we will understand different types of receptors. So let's begin. जो हार्मोन्स होते हैं वो मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस वेयर दे फंक्शन इन ए टारगेट सेल। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें जो हार्मोन्स आते हैं वो सेल में एंटर नहीं करते। तो वो कैसे एक्ट करते हैं, वो सिग्नल देते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जो जनरेट करता है इंट्रैक्शन विद रिसेप्टर एट द सेल सरफेस। तो जितने भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, मोनोअमाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब जो होते हैं ये सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। और जो सेकंड ग्रुप होता है वो फोकस करता है वो हार्मोन्स फोकस करता है उन हार्मोन्स पे जो सेल के अंदर एक्ट करते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं और न्यूक्लियस में जाके मतलब न्यूक्लियस में इनकी टारगेट सेल प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ये रेगुलेट करते हैं डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि डिफरेंट रिसेप्टर्स क्या होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को। इन मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि हम हार्मोन्स को 3 क्लासेस में डिफाइन करते हैं। वो है हमारी 3 क्लासेस। फर्स्ट है हमारे अमाइन हार्मोन्स में डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे नोरापिनेफ्राइन इसका एग्जांपल है, जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाता है बेंजीन ग्रुप के थ्रू। और ये यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जिसमें हमारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक शॉर्ट चेन में लिंक्ड होते हैं। अबाउट 200 अमाइनो एसिड तक प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। डिफरेंट अमाइनो एसिड लिंक्ड होकर ऑक्सीटोसिन फॉर्म कर रहे हैं, जिसका जो फंक्शन है वो हमारा डिलीवरी के टाइम पे होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है और पिट्यूटरी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे सेकंड होता है हमारे प्रोटीन्स हार्मोन्स जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड को कंसिस्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन हमारा हो गया, ये भी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज सिक्रेट करती है इसको। और यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन हमारा ग्लूकागोन भी होता है और इंसुलिन भी होता है हमारा प्रोटीन हार्मोन। और स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे लिपिड सोल्यूबल होते हैं हार्मोन्स और जिनमें स्टीरॉयल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, जो हमारे मेल में होता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये डिफरेंट क्लासेस हैं हार्मोन्स की, अमाइन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन। मेनली 3 क्लासेस होती हैं, ये डिवाइड कर रखा है अलग अलग। बेसिकली हम अमाइंस में डिवाइड करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स में डिवाइड करते हैं और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स में डिवाइड करते हैं। ये दोनों एक ही क्लासेस हैं। और फिर आता है स्टीरॉयड हार्मोन। तो ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं हार्मोन्स की, इनके डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, जिनसे ये जो हार्मोन होते हैं वो एज ए लाइगेंड बाइंड करते हैं और अपना रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं हमारे। इंटरनल रिसेप्टर्स को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। इंटरनल का मतलब है कि जो हमारी सेल है उसके अंदर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो सेल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा साइटोप्लाज्म होता है, एक हमारा न्यूक्लियस होता है। तो हमारे जो रिसेप्टर हैं इंटरनल रिसेप्टर वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर जिससे हमारा थायराइड, रेटिनोइड एसिड और विटामिन डी जाके बाइंड करते हैं एज ए लाइगेंड और अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं। और सेकंड है इसमें साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स हमारे होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन जैसे मैंने बात की और टेस्टोस्टेरोन, ये सब क्या करते हैं, इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकंड क्लास जो होती है रिसेप्टर्स की वो होती है एक्सटर्नल रिसेप्टर। एक्सटर्नल रिसेप्टर मीन्स कि जो हमारी सेल है उसके सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, जैसे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जैसे निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर इसका एग्जांपल है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एज ए रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इंसुलिन के लिए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। और रिसेप्टर सीरिन थ्रोनिन काइनेज प्रेजेंट होगा, ये होगा हमारा एक्टिविन्स और इनहिबिन्स के लिए। रिसेप्टर ग्वानाइल साइक्लेज प्रेजेंट होगा एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर के लिए, जो कि हमारा एट्रिया में सिंथेसाइज होता है हार्ट में। और ये क्या करता है, सोडियम रिटेंशन करता है और ये किडनी पे जाके एक्ट करता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे एड्रेनर्जिन
एस्ट्रोजेनिक एजेंट के लिए और मस्क्यूरेनिक कोलिनर्जिक एजेंट्स के लिए। और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे ग्लूकागोन के लिए, पैराथायरॉयड हार्मोन्स के लिए, पैरा हार्मोन्स वगैरह जो कैल्शियम कंसंट्रेशन हमारी मेंटेन करता है हमारे ब्लड में। साइटोकाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन के लिए और लेप्टिन के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है, पेप्टाइड्स और कैटेकोल अमाइन जो हार्मोन्स हैं उनके लिए हमारे एक्सटर्नल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और हमारे स्टीरॉयड हार्मोन के लिए कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड, तो उनके लिए ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर होंगे, मिनलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर होंगे, एंड्रोजन रिसेप्टर होंगे, एस्ट्रोजन रिसेप्टर होंगे और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होंगे। So in this video I am going to talk about first, that is internal receptor, in which I will talk about nuclear receptors, and in my upcoming video I will talk about steroid hormone receptor, and then in again I will explain these external receptor mechanism. How does these hormones bind to as a ligand to their receptor and perform their mechanism. So today our main focus will be on nuclear receptors and different hormones that bind to these receptors and what is the mechanism of their actions. So let's understand this. So before understanding the mechanism of action of these hormones that bind to nuclear receptors, let us understand some general features of nuclear receptors ligand. Ligand हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? हार्मोन को बोल रहे हैं जो न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा। तो जो यहाँ पे फर्स्ट फीचर है वो ये कहता है कि जितने भी न्यूक्लियर रिसेप्टर लाइगेंड्स होते हैं उनका स्मॉल मोलिकुलर साइज होता है लेस देन 1000 डाल्टन, और वो लिपोफिलिक होते हैं। लिपोफिलिक का मतलब यहाँ पे है कि वो जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि हमें पता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फोस्फोडाइलिपिड मेम्ब्रेन। उसमें 2 लिपिड्स जो हमारे मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, डाइलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस वजह से वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर पाते हैं और वो जाके अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड कर पाते हैं बाय पैसिव डिफ्यूजन। कुछ केस में क्या होता है, वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू भी क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्टिव और स्पेसिफिक थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मोनो कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर 8 जिसको MCT8 भी बोला गया है। M स्टैंड फॉर मोनो, C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेट एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टर एंड 8 स्टैंड फॉर हेयर सब यूनिट की 8 सब यूनिट इसमें प्रेजेंट होंगी और 8 हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस मूव कर पाएंगे और एज ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे वो। और यहाँ पे होगा MCT10 एंड ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड ICI, दैट इज OA स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक एनायनिक, T स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग, P स्टैंड फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड ICI। ये एग्जाम्पल है कुछ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जिनका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट होता है और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ लाइगेंड्स को जो बाइंड होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर से, और उनका जो रोल है वो मेंटेन करता है मेनली होम्योस्टेसिस सेल के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसका ये हमें एक फैक्ट क्लियर करता है ये बात कि भाई जो ये लाइगेंड्स हैं और हार्मोन्स हैं जो न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये जो बात है वो किस फैक्ट से हाईलाइट की गई है? वो ये इस फैक्ट से हाईलाइट की गई है कि जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वो सभी वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, इनफैक्ट इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं, बट वो एब्सेंट होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सच एज ईस्ट। यहाँ पे जो टेबल शो की गई है इसमें डिफरेंट न्यूक्लियर रिसेप्टर लाइगेंड शो किए गए हैं। लाइगेंड से यहाँ पे मतलब है हमारा हार्मोन्स एंड यहाँ पे जो उनके पर्टिकुलर रिसेप्टर शो किए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे थायराइड्स। तो यहाँ पे हम थायराइड हार्मोन वो ये डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर लाइगेंड को, जो बेसिकली यहाँ पे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल हार्मोन, विटामिन्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट
एंड जिनोबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लासिकल हार्मोन्स की, तो उसमें हमारा फर्स्ट है थायराइड हार्मोन। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट क्लासिकल हार्मोन्स। जो क्लासिकल हार्मोन्स हैं वो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर को सिग्नलिंग के लिए। ये मेनली क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स भी इसमें आते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन इंक्लूड, कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन आते हैं इसमें, हमारे कोर्टिसोल आता है, एल्डोस्टेरोन आता है, और क्या आता है, एस्ट्राडोइल भी आता है, या एस्ट्राडोइल एस्ट्रोजन आता है हमारा, और प्रोजेस्ट्रोन आता है, और टेस्टोस्टेरोन आता है। ये हमारे क्या हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स। Not all steroid hormone bind to the nuclear receptor. Some also bind to the cytoplasmic receptor, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि जो हमारी फर्स्ट क्लास है लाइगेंड की, जो कि क्लासिकल हार्मोन है, उसमें हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन में हमने बात की कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्राडोइल, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। कुछ केसेस में क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है उसके रिसेप्टर क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा एंड बीटा जीन। ये सब टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा सब टाइप्स। ये अल्फा और बीटा को क्या बोला जाता है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर ए अल्फा एंड थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बी स्टैंड फॉर बीटा। तो ये हमारे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। एस्ट्रोजन रिसेप्टर R1 and estrogen receptor R2 stand for alpha and beta. There are multiple receptor genes that encode multiple receptors. Multiple receptor for same hormone can also be derived from a single gene by alternative promoter. और वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो मेडिएट करते हैं सिग्नल मल्टीपल हार्मोन का। जैसे अगर हम एग्जांपल लें मिनरलोकोर्टिकोइड का, मिनरलोकोर्टिकोइड का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, तो मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर जो हैं उनको हम एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, और न्यूक्लियर रिसेप्टर 3C2 मीन्स हम उनको NR3C2 के नाम से जानते हैं। ये क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर है, NR3C2। इनको हम एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर 3C2 के नाम से भी जानते हैं। तो इक्वल एफिनिटी होती है इन रिसेप्टर की, जो कि NR3C2 रिसेप्टर है, इसकी इक्वल एफिनिटी है कोर्टिसोल के लिए भी और ग्लूकोकोर्टिकोइड के लिए भी। और ये दोनों के लिए काम करता है सेम टिश्यू में, जैसे कि ब्रेन में। लाइकवाइज ऐसे ही हमारा एंड्रोजन रिसेप्टर जो है वो बाइंड करता है, रिस्पोंड करता है दोनों से, टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट भी और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट भी। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के लिए हमारा एंड्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरोन के लिए प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, एल्डोस्टेरोन के लिए मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, जिसके बारे में अभी मैंने बात की कि मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर को हम यहाँ पे NR3C2 के नाम से भी जानते हैं, जो एल्डोस्टेरोन को भी रिकॉग्नाइज करता है और डिफरेंट मिनरलोकोर्टिकोइड्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। कोर्टिसोल के लिए होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, जैसे कि मैंने पीछे भी बात की थी जब मैंने स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर के बारे में बात की। फिर आता है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, हमारे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारी डाइट के। तो दो फैट सोल्यूबल विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा विटामिन ए और विटामिन डी। ये प्रिकर्सर होते हैं इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज ए लाइगेंड बाइंड करते हैं, और वो लाइगेंड जो हैं उनका रिसेप्टर कौन होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, जिससे वो बाइंड करके फंक्शन करते हैं। तो ये जो प्रिकर्सर होते हैं विटामिन डी के, सिंथेसाइज किए जाते हैं और स्टोर होते हैं किसमें, स्किन में। जैसे हमें पता है कि जैसे बोला जाता है कि जब हम सनलाइट में बैठ जाते हैं तो हमारा विटामिन D3 जो है वो सिंथेसाइज होता है, जो हमारा स्किन पिगमेंट मेलानिन जो सिंथेसाइज करता है। तो बहुत सारे लोगों में जिनमें वाइट स्पॉट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसी मेडिकेशन दी जाती हैं जिसको लगा के उनको बोला जाता है कि आप धूप में बैठो ताकि विटामिन D3 सीक्रेट हो, मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज हुए। और जो हमारा मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट हम देते हैं
यंग चिल्ड्रंस को भी, जैसे कि बहुत ही न्यू बोर्न होते हैं, तो 1 ईयर टू 2 ईयर तक हम विटामिन D3 जो प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को, या फिर जो जिनमें पिगमेंट कम होता है, मेलानिन पिगमेंट कम होता है, उनको भी विटामिन D3 और कैल्शियम की डोजेस दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो विटामिन D3 है ये विटामिन डी है, ये सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है, होता है स्किन में, और ये एक्टिवेट किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। जैसे कि हमें पता है अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी सनलाइट में प्रेजेंट होती है, और विटामिन डी कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर में, लीवर में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कैल्सीडायोल, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कैल्सीडायोल। तो जो हमारा विटामिन डी होता है उसको हमारी लीवर में 25 OH2 स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी विटामिन D3 यहाँ पे है कैल्सीडायोल, और किडनी में उसको सिंथेसाइज कर दिया जाता है 125 OH2D3 मीन्स 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 और कैल्सीट्रॉयल। तो ये लीवर में और किडनी में क्या कर दिया जाएगा, विटामिन डी को विटामिन D3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि हमारा मोस्ट पोटेंट और इम्पोर्टेंट नेचुरल लाइगेंड होता है विटामिन डी रिसेप्टर का। विटामिन डी रिसेप्टर को हम VDR से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 हाइड्रोक्सिलेशन होता है कैल्सीडोल का, वो टाइटली रेगुलेट किया जाता है। और कैल्सीडोल हमारा सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होता है, और वो एज ए सर्कुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है। यहाँ पे जो ये 125 OH2 विटामिन D3 शो किया गया, ये हमारा किडनी में फॉर्म होगा, और 25 OH2 विटामिन D3 जो कि जो हमारा कैल्सीट्रॉल है वो हमारा लीवर में सिंथेसाइज होगा, और ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। फिर हमारा जो विटामिन ए है वो स्टोर होता है हमारा लीवर में, और एक्टिवेट किया जाता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको एक्टिवेट किया जाता है किसमें, ट्रांस, जो कि यहाँ पे शो किया गया ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड में, जो कि जो ये हमारा ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड है, इसकी हाई एफिनिटी होती है लाइगेंड के लिए, और वो लाइगेंड यहाँ पे क्या है हमारा रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर सबटाइप अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे जो रेटिनोइक एसिड है वो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम कर रहा है इन पैराक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पाथवे। तो ये दोनों तरह से काम करता है। पैराक्राइन होता है जब एक सेल कुछ सिक्रेट कर रही है और वो नेबरिंग सेल को एक्ट करती है तो उसको पैराक्राइन पाथवे बोलते हैं। और एंडोक्राइन पाथवे जब बोलते हैं जब कोई सेल सिक्रेट करती है कोई सब्सटेंस और ब्लड स्ट्रीम में वो एक्सक्रीट होता है और मूव करता है, वो होता है हमारा एंडोक्राइन पाथवे। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांस रेटिनोइक एसिड है वो दोनों तरह से काम करता है, वो हमारा एंडोक्राइन पाथवे में भी काम करता है और वो हमारा पैराक्राइन पाथवे में भी काम करता है। रेटिनोइक एसिड कन्वर्ट कर दिया जाता है 9-सिस रेटिनोइक एसिड में भी, जो एक लाइगेंड है अनोदर न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए। और वो जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो कौन सा होगा, रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर, जिसको RXR भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। और इसके डिफरेंट सब टाइप्स होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये जो रेटिनोइड है एंड इनके रिसेप्टर हैं ये नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की टिश्यू की, और इनकी फार्मास्यूटिकल भी यूटिलिटी होती है। स्किन डिजीज से लेके ल्यूकेमिया तक इनकी जो है इम्पोर्टेंस होती है हमारी बॉडी में। सेकंड है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं वो रिस्पोंड करते हैं नेचुरली ऑक्योरिंग एंडोजिनस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से, जैसे कि जो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजोम की, तो पर ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटर रिसेप्टर्स होते हैं PPAR, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर PPAR, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेस्ट डिफाइंड सब फैमिली किसकी, मेटाबोलाइट सेंसिंग न्यूक्लियर रिसेप्टर की। जो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं उनको उन मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं उन मेटाबोलाइट की को सेंस करने के लिए ये बेस्ट न्यूक्लियर फैमिली है जो एज ए रिसेप्टर एक्ट करती है। ऑल 3 PPAR सब टाइप्स अल्फा डेल्टा एंड गामा वो एक्टिवेट किसके थ्रू किए जाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के थ्रू। फैटी एसिड एज ए मेटाबोलाइट काम कर रहा है
तो फैटी एसिड्स ये क्या होगा, अनसेचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और पोली होंगे, मल्टीपल चेन्स होंगी, C20 से मैक्सिमम इसमें हमारी क्या होंगी, कार्बन चेन ऐड हो रखी होंगी। तो पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के लिए ये एज ए रिसेप्टर काम करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं जब ये फैटी एसिड एज ए लाइगेंड इनसे बाइंड हो जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसेप्टर फंक्शन एज इंटीग्रेटर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। तो इंटीग्रेटर का भी काम करते हैं। PPAR जो अल्फ़ा है हमारा, PPAR अल्फ़ा, ये प्राइमरी हमारा किसमें जो PPAR जो अल्फ़ा है, जो पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फ़ा है, वो प्राइमरी हमारा लीवर में एक्सप्रेस होता है। और जो नेचुरल लाइगेंड है जिसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है PPAR के लिए, वो क्या होता है हमारा, आइकोसेनोइड्स होता है, आइकोसेनोइड्स होता है। और ये क्या होता है, 8S हाइड्रोक्सी आइकोसेनोइड और आइकोसटेट्रानोइक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर आइकोसेनोइड्स है जो जिसके लिए PPAR अल्फ़ा एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर, वो है हमारा 8S हाइड्रोक्सी आइकोसटेट्रानोइक एसिड। तो बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो नेचुरल लाइगेंड है वो क्या होगा, फैटी एसिड होगा, जो डिराइव किया गया है लाइपोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। और लाइपोलाइसिस किसका करके, ट्राइग्लिसराइड रिच लाइपोप्रोटीन्स का, जो सर्कुलेट करते रहते हैं ब्लड्स में, उनका लाइपोलाइसिस करके बहुत सारे फैटी एसिड डिराइव किए गए हैं जो बाइंड करते हैं इन रिसेप्टर से और अपना एज ए मेटाबोलाइट एक्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे नाम पड़ा है PPAR अल्फ़ा का, वो डिराइव किया गया है इसकी एबिलिटी से, जैसे कि मैंने बोला कि पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी रिसेप्टर। तो इसकी एबिलिटी होती है प्रोलिफरेट करने की। प्रोलिफरेट किसको करता है, पेरोक्सिसोम्स को, जो कि ऑर्गेनल होता है हमारा पेरोक्सिसोम, जिसमें ऑक्सीडेशन पेरोक्साइड रिएक्शन होती हैं जो। तो पेरोक्सिसोम जो लीवर में प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये प्रोलिफरेशन करता है किसकी, पेरोक्सिसोम्स की, मीन्स पेरोक्सिसोम को डिवाइड करता है, उनकी जो अमाउंट है उनको इंक्रीज करता है लीवर सेल्स में। स्टिमुलेशन है जो हमारा फैटी एसिड का, जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करता है, वो हमारा जो फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होता है। तो वो जो ऑक्सीडेशन होती है वो पेरोक्सिसोम में हो रही है, और वो जो यहाँ पे PPAR है अल्फ़ा है, वो हमारे आइकोसेनोइड्स को बाइंड करके एज ए लाइगेंड रिसेप्टर का काम कर रहा है और एक्टिवेट कर रहा है प्रोलिफरेशन डिफरेंट पेरोक्सिसोम्स की इन द लिवर सेल्स। अदर जो PPAR है, जो हमारा डेल्टा है, गामा है, वो स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं, बट वो एक्टिवेट नहीं करते यहाँ पे पेरोक्सिसोम की प्रोलिफरेशन को। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे PPAR डेल्टा की, अगर मैं बात करूँ तो ये इसको हम PPAR बीटा भी बोलते हैं, और यूबिक्विटस, और इसका जो लाइगेंड होता है वो फैटी एसिड नहीं होता, तो अदर देन फैटी एसिड्स होता है। और अभी तक ये करेक्टराइज नहीं किया गया है कि जो PPAR डेल्टा उसका लाइगेंड कौन होता है। और जो यहाँ पे एक्टिवेशन होता है PPAR डेल्टा का, वो इंक्रीज़ करता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म फैट में और स्केलेटल मसल्स में। अगर हम बात करें यहाँ पे PPAR गामा की, तो ये एक्सप्रेस होता है हमारे एडिपोसाइट सेल्स में, जो फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं हमारी लीवर्स में प्रेजेंट होती हैं, एडिपोसाइट सेल। एंड ये नेसेसरी होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसको, एडिपोसाइट लीनिएज को। लीनिएज क्या होता है, जब एक सेल सेम टाइप की मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाती है तो वो एज ए लीनिएज क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे एडिपोसाइट्स, मल्टीपल एडिपोसाइट्स का जब लीनिएज बन जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमारा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा PPAR गामा। तो जो PPA गामा है वो एक्सप्रेस होता है अदर सेल टाइप्स में भी, जैसे कोलोनोसाइट्स में, मैक्रोफेज में, वस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स में भी ये हमारा क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। अवेयर ये जहाँ पे ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैटी एसिड्स को बाइंड करके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। फिर आता है हमारा ऑक्सीस्टीरोल।
ऑक्सीस्टीरोल जो है उसके लिए हमारा लीवर एक्स रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसके भी 2 सब टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा, जिसमें हम लीवर एक्स रिसेप्टर ये एक्टिवेट किया जाता है ऑक्सीस्टीरोल के थ्रू। किसके थ्रू? ऑक्सीस्टीरोल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया ऑक्सीस्टीरोल्स। तो ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट है। क्या है ये ऑक्सीस्टीरोल? इंटरमीडिएट है। लीव जब हम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस होता है, जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, उस टाइम पे ये एज ए इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट का काम करता है ऑक्सीस्टीरोल। और इसका रिसेप्टर क्या है? LXR, जिसको लीवर एक्स रिसेप्टर भी बोला है। और उसके 2 सब टाइप्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। माइस में जो लेक करते हैं LXR अल्फा, जो उसमें इम्पेयर्ड एबिलिटी हो जाती है मेटाबोलाइज करने की। किसको? कोलेस्ट्रॉल को। एक रिसेप्टर होता है जिसको हम जानते हैं फार्नेसाइल एक्स रिसेप्टर और FXR, और फार्नेसाइल एक्स रिसेप्टर। तो ये जो है ये बाइंड करते हैं, एक्टिवेट किए जाते हैं बाइल एसिड्स के थ्रू। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल सिंथेसिस में एंड सर्कुलेशन में, नॉर्मल कंडीशन में और या फिर डिजीज स्टेट में। तो अदर है हमारा बाइल एसिड के लिए मैंने बात कर दी, BAR होता है। हीम के लिए हमारा होता है REV, सब टाइप्स अल्फा एंड बीटा। फिर हमारे आते हैं जीनोबायोटिक्स। अदर न्यूक्लियर रिसेप्टर जो हैं हमारे, वो इंटीग्रेटर्स होते हैं किसके? एक्सोजीनस एनवायरमेंटल सिग्नल्स के, जिसमें हमारे एक्सोजीनस एनवायरमेंटल सिग्नल्स में इंक्लूड होते हैं नेचुरल एंडोबायोटिक्स या मेडिकल एजेंट या कोई टॉक्सिन जो प्लांट में मिलता है। जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड होते हैं जो नेचुरली ऑक्योरिंग नहीं होते। इन दिस केस जो रोल होता है एक्टिवेटेड न्यूक्लियर रिसेप्टर का, वो इंड्यूस करना होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को। P450 एंजाइम्स पर जो फैसिलिटेट करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि टॉक्सिन आ जाता है हमारा, तो उस टाइम में P450 हमें एंजाइम एक्टिवेट करना पड़ता है टू डिटॉक्सिफाई आवर सेल्स। तो ये क्या है? ये कंपाउंड्स जो हैं डिटॉक्सिफाई करते हैं पोटेंशियली आवर लीवर को। रिसेप्टर्स जो होते हैं इस क्लास के, वो होते हैं स्टीरोइड और जीनोबायोटिक रिसेप्टर्स, जिसको हम स्टीरोइड रिसेप्टर भी बोलेंगे, जीनोबाइट रिसेप्टर बोलेंगे। स्टीरोइड रिसेप्टर या जीनोबायोटिक रिसेप्टर को हम SXR से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टीरोइड और जीनोबायोटिक रिसेप्टर तो उसको SXR से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे इनको हम प्रेग्निन एक्स रिसेप्टर भी बोलते हैं, PRX भी बोलते हैं, प्रेग्निन S रिसेप्टर भी बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूटिव एंड्रोस्टेन रिसेप्टर भी बोलते हैं, CAR भी बोलते हैं। अदर न्यूक्लियर रिसेप्टर की तरह नहीं है ये, डेट हैव हाई एफिनिटी फॉर वेरी स्पेसिफिक लाइगैंड। उनकी तरह नहीं है, इनकी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं होती अपनी लाइगैंड के लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स के टॉक्सिन्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और उसको और साइटोक्रोम P450 एंजाइम को एक्टिवेट करके डिटॉक्सिफाई करते हैं लीवर सेल्स को। तो यहाँ पे लो एफिनिटी होती है जीनोबायोटिक रिसेप्टर की उनके पर्टिकुलर लाइगैंड के लिए। तो ये मेनली किसका काम करते हैं? जीनोबायोटिक रिसेप्टर्स जो हैं मेनली ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट विद इन एन ऑर्गेनिजम्स। 2 मोर क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर जो हमारी न्यूक्लियर रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। फर्स्ट है हमारा ऑर्फेन रिसेप्टर। वाई वी कॉल देम ऑर्फेन? क्योंकि वो उनके लिए जो पर्टिकुलर लाइगेंड होता है वो अननोन होता है। ऑर्फेन क्या होता है? जहाँ पे अनाथ बच्चे रखे जाते हैं। तो सेम इसका नाम ऐसे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे लाइगेंड है, जो पर्टिकुलर लाइगेंड आके ऑर्फेन रिसेप्टर से बाइंड करता है वो अननोन है। इसका फंक्शन क्या होता है? जब एनालिसिस किया गया माइस में और ह्यूमन म्यूटेशंस को, तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो ऑर्फेन रिसेप्टर हैं वो लाइफ और डेवलपमेंटल किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, और ये डेवलपमेंट रेंज करती है फ्रॉम ब्रेन न्यूक्लियाई टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो हमारे ऑर्फेन रिसेप्टर हैं ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रिसेप्टर्स हैं, मीन्स
कि ये किसी पर्टिकुलर लाइगेंड की एब्सेंस में भी एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव लाइगेंड बोला गया है। दूसरा है ये रिस्पोंड करते हैं मेटाबोलाइट्स और इन्वायरमेंट कंपाउंड्स के थ्रू, जैसे कि हमारे मैंने टॉक्सिन की बात की तो कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंपाउंड्स के अगेंस्ट भी और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट भी ये जो हमारे मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं उनके अगेंस्ट भी ये, और मेटाबॉलिज्म में कौन रोल प्ले करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन वगैरह। तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कौन सा पर्टिकुलर लाइगेंड जो मेटाबोलाइट है वो आके पर्टिकुलर ऑर्फेन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे जो अगर मैं ऑर्फेन रिसेप्टर की बात करूँ तो ये है NR फर्स्ट D फर्स्ट, इसको न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलते हैं और इसको रैव ERB अल्फा भी बोलते हैं। ये क्या है, रेगुलेटर होता है सिरकेडियन रिदम का। एज वी नो सिरकेडियन रिदम हमारा जो होता है ये लाइफ साइकिल जो हमारी चलती है कि सोना उठना खाना पीना वो सब ये रेगुलेट करता है। ये रिसेप्टर जाना जाता है मोलिकुलर हीम के लिए, मोलिकुलर हीम जो कि हमारा हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। सो ये इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए सिरकेडियन रिदम को और मेटाबॉलिज्म को, जो कि NR फर्स्ट D1 है। फिर आते हैं हमारे वेरिएंट रिसेप्टर। जब हम बात करते हैं किसी भी रिसेप्टर की तो जो C टर्मिनल होता है ना, कार्बोक्सी टर्मिनल होता है रिसेप्टर पे, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन को बाइंड करने के लिए। पर कुछ क्लासेस होती है न्यूक्लियर रिसेप्टर की, जैसे कि हम THRA की बात करें जो कि हमारा थायराइड हार्मोन रिसेप्टर A है, अल्फा है, एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर की बात करें तो इनमें क्या होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू वेरिएंट रिसेप्टर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है, अब कोई भी रिसेप्टर है वो लाइगेंड से अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा mRNA सबसे पहले सिंथेसाइज होगा। जब mRNA सिंथेसाइज होता है तो उसमें एक्सोन होते हैं, इंट्रोन्स होते हैं, तो हमें इंट्रोन्स जो होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस उसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू कट डाउन कर दिया जाता है और एक्सोन जो कोडिंग सीक्वेंस है उनको इंक्लूड किया जाता है। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू मान लो यहाँ पे एक mRNA है और इसमें एक्सोन है, इंट्रोन्स है, एक्सोन है, इंट्रोन्स है, एक्सोन है, पर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू ये एक्सोन एक साथ आ जाते हैं और ये एक्सोन एक साथ आ जाते हैं और ये एक्सोन एक साथ आ जाते हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स और mRNA जो प्रोसेस्ड mRNA वो प्रोड्यूस कर पाते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू। इस वजह से वहाँ पे वेरिएंट रिसेप्टर आ जाते हैं जिसमें एक यूनिक C टर्मिनल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है, जो जिससे हमारा पर्टिकुलर लाइगेंड है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता इस यूनिक C टर्मिनल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को, जो कि वेरिएंट रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है और उससे बाइंड नहीं कर पाता। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी बाइंडिंग अब्सेंट हो जाती है। यहाँ पे जब हमारा क्लासिक यहाँ पे क्लासिक आएगा, सॉरी क्लासिक जो हमारा DNA बाइंडिंग डोमेन है वो अब्सेंट होता है तो हमारी म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल NROP फर्स्ट है, इसको हम DAX फर्स्ट भी बोलते हैं फॉर्मली। अगर ये म्यूटेट होता है ह्यूमन डिजीज़ में। और PTPN6 जो होता है जिसको SHP1 बोला जाता है, ये भी बहुत सारे रिसेप्टर्स के एक्शन के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है और उनके एक्शन को रिप्रेस कर देता है। बहुत सारी नेचुरली रियर ओकरिंग म्यूटेशंस होती हैं हार्मोन रिसेप्टर में जो हार्मोन रेजिस्टेंस करती हैं और वो डिफरेंट पेशेंट्स में होता है। इनकी जो इनहेरिटेंस है हार्मोनल रेजिस्टेंट फिनोटाइप की, जो किसकी वजह से क्रिएट होता है, वेरिएंट रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि वेरिएंट रिसेप्टर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू ऐसा प्रोड्यूस होता है जिसमें वो C टर्मिनल जो है वो यूनिक टाइप का प्रेजेंट होता है तो लाइगेंड उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, एक हार्मोन रेजिस्टेंस फिनोटाइप जो कि डोमिनेंट होगा या इफ द म्यूटेंट रिसेप्टर इनहिबिट द एक्शन ऑफ नॉर्मल रिसेप्टर। जैसे कि हम ओक्योर होता है रिसेप्टर्स में थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर में जो कि PARY लाइगेंड्स होते हैं जिससे आके बाइंड करते हैं। और अगर इनहेरिटेंस रिसेसिव होगी म्यूटेशन में तो उसकी वजह से कंप्लीट लॉस हो जाएगा हमारे रिसेप्टर के फंक्शन का, एज विद द सिंड्रोम ऑफ हेरिडिटी कैल्सिट्रोल रेजिस्टेंट रिकेट्स, किस में होती है ये रिसेसिव म्यूटेशन कैल्सिट्रोल रेजिस्टेंस रिकेट्स में। तो ये इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड भी हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है। मैकेनिज्म जो रेगुलेट करते हैं लाइगेंड के लेवल को, लाइगेंड क्या होता है हमारा यहाँ पे हार्मोन, तो उसके लेवल को कौन कौन से मैकेनिज्म है जो रेगुलेट करते हैं, जैसे प्रीकर्सर की अवेलेबिलिटी,
जिस पे जाके वो जिससे वो हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है वो प्रिकेसर नहीं है, या उसकी जो सिंथेसिस प्रोसेस है, बायोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिसके थ्रू डिफरेंट हार्मोन जैसे इंसुलिन बनता है, ग्लूकागोन बनता है, तो वो जो प्रोसेस है उसमें कोड करने वाले जीन डिफेक्टेड हैं, तो सिंथेसिस बायोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगी, सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। एक्टिवेशन जैसे प्रो हार्मोन, हमारा इंसुलिन हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे प्रो हार्मोन का, तो वो उसको एक्टिवेट करने वाले यहाँ पे मैकेनिज्म absent है या फिर म्यूटेट है। डीएक्टिवेशन हो गया है एक्टिव हार्मोन से, इनएक्टिव हार्मोन हो गया है, या फिर एलिमिनेशन हो गया है, जैसे हेपेटिक रेनल क्लियरेंस, जैसे कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है पैनक्रियाज रिमूव कर दी जाती है, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें डिफेक्टिव हो जाते हैं तो उसको रिमूव करना पड़ता है, तो उन ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। एक डाइटरी प्रिकर्सर होता है, मे बी अवेलेबल इन रिक्वायर अमाउंट। फॉर एग्जांपल हमारा जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे डाइटरी प्रिकर्सर क्या है, हमारा आयोडीन है। अतः जो कि पिट्यूटरी, और जैसे अगर हम पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें, वो क्या सिक्रेट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रेगुलेट करता है हमारा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन क्लासिकल थायराइड हार्मोन का और स्टीरॉयड हार्मोन का। अगर ग्लैंड है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है हार्मोन्स को, तो वो रेगुलेट नहीं कर पाएगी थायराइड ग्लैंड को। अब बहुत सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर लाइगेंड्स भी होते हैं जो एंजाइमेटिकली यहाँ पे जो है हमारे इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, इनएक्टिव प्रो हार्मोन्स में इनएक्टिव कर दिए जाते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन को। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 डी आयोडीनेशन ऑफ थायरोक्सिन टू ट्राई आयोडीनेशन मीन्स यहाँ पे 3 4 टू 3 T4 टू T3 कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन अदर केस कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रीकर्सर का काम करते हैं अनदर हार्मोन के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें एरोमेटाइजेशन है टेस्टोस्टेरोन की, वो एस्ट्रोडॉयल के लिए काम करती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओकर होती है एक स्पेसिफिक टिश्यू में, डेट इज़ द मेन टारगेट ऑफ हार्मोन। एज विद रीनल फर्स्ट hydroxylation of vitamin D, और इट में आल्सो ओकर इन प्राइमरी इन टिश्यू टारगेट। जैसे अगर हम 5 अल्फा रिडक्शन की बात करें टेस्टोस्टेरोन की, 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन DTH में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे डीएक्टिवेशन हो जाए, एक्टिव हार्मोन टू इनएक्टिव हार्मोन कन्वर्ट हो जाए, या तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जो रेगुलेट कर रहे हैं हार्मोन को। और है यहाँ पे हार्मोन इनएक्टिवेट भी किया जा सकता है जो हमारे स्टैंडर्ड हेपेटिक और रीनल क्लियरेंस मैकेनिज्म के थ्रू भी, जैसे रिडक्शन हो जाए एंजाइम एक्टिविटी जीन म्यूटेशन के थ्रू, या भाई कोई फार्माकोलॉजिकल एजेंट आ गया जिसकी वजह से हार्मोनल एक्सेस में प्रेजेंट हो गया। तो ये सब जो केस हैं ये रेगुलेट करते हैं हमारे हार्मोन और लाइगेंड के लेवल को। तो ये यहाँ पे जो मैकेनिज्म शो किया गया एक जर्नल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे जो हार्मोन है वो एक्ट करते हैं और डिफरेंट लाइगेंड एक्ट करते हैं जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड, जैसे कि भाई हार्मोन है जब उसको एक्ट करना होगा न्यूक्लियस में उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, और कोई भी लाइगेंड है या हार्मोन है जो उसका फर्स्ट स्टेप तो ये आएगा कि वो पहले अपने फिजिकली एंटर कर पाए न्यूक्लियस में, और जो न्यूक्लियर जो रिसेप्टर है यहाँ पे वो पर्टिकुलरली बाइंड कर पाए उस हार्मोन से। जैसे कि यहाँ पे हार्मोन एज ए लाइगेंड बाइंड करा है, या प्रो हार्मोन हमारा जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रो हार्मोन है वो लाइगेंड की काम कर रहा है। प्रो हार्मोन से वो हमारा साइटोप्लाज्म में हमारा एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट हो गया, लाइगेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसका पहला मैकेनिज्म क्या होगा कि वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाएगा जिसके साथ उसकी हाई एफिनिटी है। फिर जब वो बाइंड कर जाएगा तो उसकी वजह से एक मेजर फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करके वो रेगुलेट करेगा अपने टारगेट जीन को। जैसे कि यहाँ पे HRE शो किया गया, ये हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीन हो सकता है जिसको जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर सकता है, और किसी भी मोलिक्यूल से, किसी भी जीन से, पर्टिकुलर जीन से, वो अप्रोप्रिएट जीन से जाके प्रमोटर से जाके बाइंड कर सकता है, एनहेंसर से जाके बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होंगे जो वो परफॉर्म करेगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करके। तो जो DNA बाउंड रिसेप्टर है वो वर्क करेगा यहाँ पे क्रोमेटिन के कंटेक्स्ट में टू सिग्नल द बेसल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ताकि ट्रांसक्रिप्शन करके वो एक पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर पाए और डिक्रीज कर पाए। अगर वो ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है उस पर्टिकुलर टारगेट जीन का तो वो mRNA फॉर्म कर देगा। mRNA चेन के बाद mRNA चेन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन फॉर्म कर देगी, और प्रोटीन फॉर्म करके प्रोटीन क्या करेगा, हमारी डिफरेंट
टिश्यू को, सेल को फॉर्म करेगा, डिफरेंट एंजाइम्स को फॉर्म करेगा जो डिफरेंट बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म होंगे उनमें एक्ट करेगा, या फिर किसी पिगमेंट को फॉर्म करेगा, या फिर कोई मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करेगा, तो वो हमारे फिनोटाइपिक मैकेनिज्म को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो विटामिन डी है उसको हम विटामिन D3 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंजाइम एब्सेंट है, और वो एंजाइम किससे बना है, प्रोटीन से बना है। तो वो कब एब्सेंट होगा, जब यहाँ पे पर्टिकुलर जो लाइगेंड है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा और पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को इन्हेंस नहीं कर पाएगा, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, mRNA नहीं फॉर्म होगा, प्रोटीन नहीं फॉर्म होगा, तो फिर हमारा वो पर्टिकुलर पिगमेंट नहीं फॉर्म होगा। तो ऐसे हमारा जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा और हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। So to understand this nuclear receptor signaling mechanism, we will understand these points. First हम समझेंगे डोमेन स्ट्रक्चर, क्या होता है डोमेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का। So let's understand this. दिस पिक्चर इज शोइंग आवर डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो हमारे जो न्यूक्लियर रिसेप्टर वो क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, वो प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिनका मोलिकुलर मास अबाउट 50,000 to 1,00,000 के बीच में होता है, 1,00,000 डाल्टन के बीच में होता है। उनमें कॉमन सीरीज होती है डोमेन्स की, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है हमारे डिफरेंट डोमेन्स, AB डोमेन, C, D, E एंड F डोमेन्स। तो वो एक सीरीज शो करते हैं डोमेन्स की, जैसे यहाँ पे A to F डोमेन शो किए गए हैं। दिस लीनियर डिपिक्शन, जो लीनियर डिपिक्शन क्या है, डोमेन्स का लीनियर डिपिक्शन, लीनियर जो फॉर्म है ये डिस्क्राइब कर रही है और कंपेयर कर रही है डिफरेंट रिसेप्टर को। पर जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट ये नहीं देख रही कि प्रोटीन है उसकी फोल्डिंग अफेक्ट कर रही है या टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये सब नहीं शो किया गया। यहाँ पे बस शो किया गया कि डिफरेंट डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर रिसेप्टर में, और वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उसका जो साइज़ है वो 50,000 to 1,00,000 डाल्टन के बीच में होता है। जैसे कि हम यहाँ बात करें एक्टिवेशन फंक्शन 1, ये हमारा डोमेन है, DNA बाइंडिंग डोमेन हमारा C है। P बॉक्स हाफ साइट स्पेसिफिसिटी जो शो करता है वो हमारा यहाँ पे डोमेन क्या है, C है। और डाइमराइजेशन जो करता है, डाइमराइजेशन किसकी करेंगे, लाइगेंड की डाइमराइजेशन, हार्मोन की डाइमराइजेशन जो करेगा वो भी यहाँ पे C और D है। न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सिग्नल जो देगा कि लाइगेंड है वो न्यूक्लियस में एंटर कर पाए और अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके फंक्शन कर पाए, तो यहाँ पे C और D दोनों ही किसका काम करेंगे, न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सिग्नल का काम करेंगे। और C टर्मिनल एक्सटेंशन मतलब कि C टर्मिनल को एक्सटेंड करेगा ताकि जो लाइगेंड है और जो हार्मोन है वो पर्टिकुलरली आके इसको रिकॉग्नाइज कर पाए और स्पेसिफिकली अपने रिसेप्टर से, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से आके बाइंड कर पाए। इसका फंक्शन किसका होता है, डोमेन D का। लाइगेंड से बाइंड करने वाला डोमेन भी हमारा E होता है, और लाइगेंड डिपेंडेंट एक्टिवेशन करने का, जैसे हमारा जो लाइगेंड है, हार्मोन है, वो पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके ही एक्टिवेट होता है। तो वो जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइगेंड आके स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी जाके उसका एक्टिवेशन होगा। ये चीज़ किसके थ्रू इंश्योर की जाती है, डोमेन E के थ्रू। एक्टिवेशन फंक्शन जो हेलिक्स 12 का काम करता है वो भी हमारा क्या होता है, डोमेन E। और रिप्रेशन का काम करता है कि जब, जैसे हम बोलते हैं कि हार्मोन हमारे लंबे टाइम तक एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो जब सीक्रेट होते थे थोड़े टाइम तक, उनकी जब तक उनकी हाफ लाइफ कंप्लीट नहीं हो जाती है और जब तक वो एक्टिव स्टेट में रहते तब तक वो एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद वो रिप्रेस हो जाते हैं। तो ये रिप्रेशन का काम यहाँ पे कौन करता है, डोमेन F। लेट अस अंडरस्टैंड आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, जैसे बहुत सारे सेलुलर प्रोटीन है, वो सिंथेसाइज होते हैं, किस में होते हैं, हमारे राइबोसोम में, है ना, ट्रांसलेशन मशीन के थ्रू। तो जो राइबोसोम है वो कहाँ पे लाई करता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में लाई करता है। और तो वहाँ से जो हमारे सिंथेसाइज होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स ट्रांसलेशन के थ्रू, और वो इम्पोर्ट करे जाते हैं न्यूक्लियर में और न्यूक्लियर रिसेप्टर से, है ना। तो उसको यहाँ साइटोप्लाज्म से जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सिग्नल की जरूरत होगी, जिसको NLS बोला है, न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग और लोकेलाइजेशन सिग्नल। जो लोकेट करेंगे, कहाँ पे लोकेट करेंगे, ये C और D डोमेन पे लोकेट करेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ देयर
NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, बहुत सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर हैं वो रिसाइड करते हैं न्यूक्लियस में, बिना और अपने लाइगेंड के साथ भी और बिना लाइगेंड के भी। एक मेजर एक्सेप्शन यहाँ पे आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर का। किसका? ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर का यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो है ये अपने हार्मोन की अब्सेंस में साइटोप्लाज्म से टेथरिंग करके रहता है, मतलब उससे अटैच करके रहता है। जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट चैपरोन्स प्रेजेंट होंगे। चैपरोन क्या होते हैं? हमारे हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट हीट शॉक प्रोटीन होते हैं। हीट शॉक प्रोटीन 60 70 बहुत सारे होते हैं, 65। तो ये अपने चैपरोन से बाइंड करके साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट टेथर करता है। कौन? ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर। ये एक्सेप्शन है। वैसे जितने भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही लाई करते हैं, क्योंकि उन पे क्या होता है? न्यूक्लियर लोकलाइजिंग डोमेन, लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होते हैं उनके सी डोमेन पे और डी डोमेन पे। इस वजह से वो अपने न्यूक्लियस में ही लाई कर पाते हैं। जो हार्मोन है जो बाइंड करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर से, वो एक कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो ये हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो हमारे डिफरेंट चैपरोन से जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उससे अनवाइंड होके किस में चले जाते हैं? फिर न्यूक्लियस में चले जाते हैं और फिर ये न्यूक्लियर रिसेप्टर का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट इज आवर हार्मोन बाइंडिंग। जो लाइपोफिलिक लाइगेंड होते हैं जो लिपिड से मिलके बने होते हैं, स्टीरोइड या लिपिड सोल्यूबल जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनकी हाई एफिनिटी होती है न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए। तो उनका सेम स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो बाइंड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की सी जो हमारा डोमेन होता है, सी टर्मिनल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, डी डोमेन होता है और ई डोमेन होता है। तो यहाँ पे सी डी ई का मेन फंक्शन होता है, जो दोनों तीनों ही मिलके सी डी ई मिलके यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का काम करते हैं, क्योंकि सी हमारे क्या है? डीएनए बाइंडिंग डोमेन फॉर्म करता है और सी का एक्सटेंशन कौन करता है? डी करता है। सी टर्मिनल एक्सटेंशन डी करता है और जो ई है वो क्या करता है? हमारा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का एक्ट करता है और लाइगेंड डिपेंडेंट एक्टिवेशन करता है। तो यहाँ पे तीनों साथ में काम करते हैं, सी डोमेन, डी डोमेन एंड ई डोमेन। क्योंकि यहाँ पे ई डोमेन क्या करेगा? लाइगेंड से बाइंड, लाइगेंड को रिसेप्टर से बाइंड करेगा। डी डोमेन सी डोमेन को एक्सटेंड करेगा और सी क्या करेगा? अब उसके टारगेट से जो कि डीएनए में प्रेजेंट होगा उससे बाइंड कर देगा ताकि वो अपने पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट कर सके और इनिबिट कर सके। तो यहाँ पे ये तीनों ही किसकी तरह एक्ट करते हैं? लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के। तो यहाँ पे जो रीजन है रिसेप्टर का उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे इंडक्शन करना, डायमराइजेशन करना। डायमराइजेशन किसकी? लाइगेंड की। और ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन करना। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है LBD का, LBD स्टैंड फॉर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का जो स्ट्रक्चर है वो सोल्व करता है बहुत सारे रिसेप्टर्स की प्रॉब्लम्स, जैसे जो ऑल शेयर ए सिमिलर ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है? 12 अल्फा हेलिकल सेगमेंट होता है, जिसमें 12 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या शो कर रहा है? ये जो डायग्राम है ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन शो कर रहा है, जिसके थ्रू ये किसका है? लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन ये रिसेप्टर में प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर के लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को डिपिक्ट कर रहा है ये स्ट्रक्चर, जिससे आगे हमारा पर्टिकुलर लाइगेंड जो कि हार्मोन होगा वो बाइंड करेगा। तो वो कैसे बाइंड करेगा? यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं उनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है कि हेलिक्स 12 अल्फा हेलिकल सेगमेंट होता है जो हाईली फोल्डेड टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्या है? हाईली फोल्डेड टर्शरी स्ट्रक्चर। जो लाइगेंड है वो बाइंड करता है हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स के साथ। किसके साथ? हाइड्रोफोबिक पॉकेट के साथ बाइंड करता है, जो कंपोज करती है अमाइनो एसिड को हेलिक्स 3 में, हेलिक्स 4 में एंड 5 में। तो ये हेलिक्स 3 है एंड 4 एंड 5 है। इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफोबिक पॉकेट, जिससे आके डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। और हाइड्रोफोबिक पॉकेट में क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? हेलिक्स 3 में, हेलिक्स 4 में, 5 में, जहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे आके हमारे क्या बाइंड होंगे? लाइगेंड। लाइगेंड क्या? हार्मोन। जो मेजर स्ट्रक्चर चेंज इंड्यूस किया जाता है लाइगेंड बाइंडिंग के थ्रू, वो किसके थ्रू किया जाता है? यहाँ पे जो मेजर स्ट्रक्चर चेंज है लाइगेंड बाइंडिंग के थ्रू वो होता है इंटरनल फोल्डिंग। जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे लाइगेंड आया, लाइगेंड आके जब इस स्ट्रक्चर से बाइंड करेगा, H4 और 5 से H3 से बाइंड करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? फोल्डिंग हो जाएगी इंटरनल स्ट्रक्चर की, है ना, ऑफ द मोस्ट सी टर्मिनल हेलिक्स की। किसकी? सी टर्मिनल हेलिक्स की सबसे ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब फोल्डिंग हो जाएगी वो सी टर्मिनल डोमेन यहाँ पे क्या है? H12।
H12 यहाँ पे C टर्मिनल डोमेन कंसिस्ट करता है, इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। आल्दो जो यहाँ पे हमारी पिक्चर शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कोई भी लाइगेंड बाउंड नहीं था, और जब लाइगेंड बाउंड होता है तो हमारी फोल्डिंग हो जाती है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन की। और जो पिक्चर शो कर रही है, ये शो कर रही है लाइगेंड बाउंड रिसेप्टर को, जो कि हमारे COD फिगर में प्रेजेंट है। तो ये क्या शो कर रही है, शो कर रही है कि यहाँ पे पोजिशनल बाइंडिंग हो रही है को रिप्रेसर की, को रिप्रेसर COR। तो जो को रिप्रेसर की बाइंडिंग हो रही है, जब पर यहाँ पे जब एक्टिवेटिंग लाइगेंड आता है तो वो क्या करता है, डिसोशिएट कर देता है COR को रिप्रेसर को क्या करता है, वो डी एसोशिएट कर देता है। फिर यहाँ पे क्या बाइंड हो जाता है, को एक्टिवेटर COA। COR हमारा क्या था, R स्टैंड फॉर रिप्रेसर, तो यहाँ पे को रिप्रेसर प्रेजेंट था। फिर इसको डिसोशिएट क्या करता है, लाइगेंड, और वो लाइगेंड क्या होगा, को एक्टिवेटर COA A स्टैंड फॉर एक्टिवेटर। तो यहाँ पे जब एक्टिवेटर आके बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है इस डोमेन की, DNA बाइंडिंग डोमेन की। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर रिसेप्टर की फोल्डिंग शो कर रहा है। न्यूक्लियर बॉक्स रीजन है COA का, जो कि हमारा को एक्टिवेटर है, जो हमारा इससे बाइंड होगा न्यूक्लियर रिसेप्टर से और उसको फोल्डिंग कर देगा। Now come to our next point, that is target gene reception by receptors की रिकॉग्नाइजेशन बाय रिसेप्टर्स। तो टारगेट जीन का कैसे रिकॉग्नाइजेशन होता है रिसेप्टर्स के थ्रू। तो जो यहाँ पे क्रूशियल फैक्टर है न्यूक्लियर रिसेप्टर का, जो उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू ए सबसेट ऑफ पर्टिकुलर जीन, जो उसको रेगुलेट करने हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट जीन है वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जो टारगेट जीन होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने पीछे भी दिखाया, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, DNA में प्रेजेंट होंगे। जो कब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, जब लाइगेंड बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से, तो वो लाइगेंड इसको रिकॉग्नाइज करेगा ताकि वो इसको क्या कर सके, टारगेट अपने जीन को रेगुलेट कर सके। तो ये जो बाइंडिंग है HRE की, HRE क्या था यहाँ पे, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये मेडिएट करता है कि इसकी जो बाइंडिंग है वो मेडिएट की जाती है सेंट्रल C डोमेन से। C डोमेन कहाँ पे प्रेजेंट था, C डोमेन हमारा प्रेजेंट था न्यूक्लियर रिसेप्टर में, न्यूक्लियर रिसेप्टर में प्रेजेंट था। ये रीजन क्या कंसिस्ट करता है, अबाउट 66 टू 68 अमाइनो एसिड कंसिस्ट करता है, और उस अमाइनो एसिड में 2 सब डोमेन होते हैं, जो ये 2 सब डोमेन हैं जिसमें अबाउट 66 टू 68 अमाइनो एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक फिंगर मोटिफ्स। जिंक फिंगर मोटिव्स और जिंक फिंगर्स बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ईच सब डोमेन का वो मेंटेन किया जाता है 4 सिस्टीन रेजिड्यू के थ्रू, 4 सिस्टीन रेजिड्यू के थ्रू, जो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, जिंक एटम के साथ कोऑर्डिनेशन में होता है। सिस्टीन रेजिड्यू, 2 सिस्टीन रेजिड्यू होंगे जो जिंक के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे, इसीलिए ये जो डोमेन है ये किसके साथ रिलेट करता है, जिंक फिंगर मोटिव्स के साथ। जो फर्स्ट है इसमें जिंक ऑर्डर मॉड्यूल, वो कंटेन करता है बेसिक अमाइनो एसिड, जो बेसिक अमाइनो एसिड जिनका जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है, जो कांटेक्ट करता है DNA को, जैसे एज विद द DNA को भी कांटेक्ट करता है, और जो हमारा जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है उसको भी। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है DNA बाइंडिंग डोमेन का वो सिमिलर होता है सभी मेंबर्स में न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के। तो जो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है DNA बाइंडिंग डोमेन की, वो किसके थ्रू यहाँ पे वो डिटरमाइन की जाती है, मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। और वो फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं, वो फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं बाइंडिंग टू DNA, तो यहाँ पे रीज़न क्या होगा, रिसेप्टर का DNA बाइंडिंग डोमेन C डोमेन होना चाहिए। अगर बाइंडिंग करनी है स्पेसिफिक हेक्सामर से तो P बॉक्स प्रेजेंट होना चाहिए C डोमेन में, जिसका सीक्वेंस क्या होगा, AGG TCA वर्सेस AGAA CA होगा। बाइंडिंग करनी है सीक्वेंस से 5 प्राइम एंड पे 2 हेक्सामर, तो C टर्मिनल एक्सटेंशन होना चाहिए DNA बाइंडिंग डोमेन का। बाइंडिंग हेक्सामर रिपीट से हो रही है तो डाइमराइजेशन होनी चाहिए डोमेन की, जैसे C डोमेन है उसकी डाइमराइजेशन होनी चाहिए स्टीरॉयड रिसेप्टर के लिए, D की, E की, F की, इनकी क्या होनी चाहिए, डाइमराइजेशन होनी चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं ये एक्सामर स्पेनिंग को, तो हेटेरोडाइमराइजेशन होनी चाहिए, मतलब अलग अलग डोमेन की डाइमराइजेशन होनी चाहिए RX R रिसेप्टर के लिए, जो नॉन स्टीरॉयड रिसेप्टर्स होते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस की बात करें जो डिस्क्राइब किया गया सीक्वेंस के थ्रू ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड विद द बेस ऑर्डर फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो एंड अदर न्यूक्लियर रिसेप्टर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सीक्वेंस के थ्रू। जैसे अगर हम बात करें ए जी जी टी टी सी ए जी जी टी सी ए, जैसे यहाँ पे शो किया गया है न्यूक्लियर रिसेप्टर हेट्रोडाइमर और यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर होमोडाइमर। तो जो जैसे कि यहाँ पे बात की गई है हेट्रोडाइमराइजेशन के थ्रू यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा हेक्सामर, स्पेसिंग डाइमराइजेशन डोमेन के थ्रू हेक्सामर रिपीट को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये स्पेसिफिसिटी फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन में क्या होगी, होमोडाइमर फॉर्म होंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो होंगे उसमें हेट्रोडाइमर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके बाइंडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे ए जी जी टी सी ए सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो प्राइमरी जो डिटर्मिनेंट है किसी स्पेसिफिसिटी का कि एक पर्टिकुलर जो रिसेप्टर है वो एक पर्टिकुलर लाइगेंड से बाइंड होगा, वो किस पे डिपेंड है, अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड पे, कि वो बेसिक नेचर के हैं, वो एरोमेटिक हैं, वो एसिडिक नेचर के, किस नेचर के। वो अमाइनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पी बॉक्स में, जो कि यहाँ पे पी बॉक्स शो कर रहा है, उस पी बॉक्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये जो पी बैक्स है डीएनए बाइंडिंग डोमेन का, इसमें प्रेजेंट हो गया अमाइनो एसिड। और ये जो हेक्सामर डीएनए सीक्वेंस है इसको क्या बोलते हैं, हाफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाफ साइट। जो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सामर है हमारे, ये क्या बोलते हैं, हम इनको हाफ साइट बोलते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस हेक्सामेरिक हाफ साइट इज द सेंट्रल टू बेस पेयर। जो सेंट्रल टू बेस पेयर हैं बस वो डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एडिनिन एडिनिन है, यहाँ पे थाइमिन थाइमिन है, यहाँ पे ग्वानिन और थाइमिन है, यहाँ पे ग्वानिन और थाइमिन है। तो जो ये हेक्सामर है इनमें 2 बेस पेयर का डिफरेंस है। अगर हम न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करें तो जो सी टर्मिनल एक्सटेंशन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन का, वो हमारा क्या करता है, क्या डोमेन सी टर्मिनल डोमेन जो है डीएनए बाइंडिंग डोमेन का, वो कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे स्पेसिफिसिटी, क्या स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है फॉर एक्सटेंडेड हाफ साइट कंटेनिंग एडिशनल हाईली स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम पे प्रेजेंट होता है हेक्सामर के। अनदर सोर्स है जो स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है टारगेट जीन की, वो होता है स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन। जो उनके बीच में कितनी स्पेसिंग है, कितनी क्या ओरिएंटेशन है इनकी, उस पर डिपेंड करता है इनकी स्पेसिफिसिटी कि ये किस पर्टिकुलर लाइगेंड से जाके बाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये वैसे स्ट्रक्चरल बेस दिखाया गया है न्यूक्लियर रिसेप्टर का। ये क्या है डायग्राम, न्यूक्लियर रिसेप्टर के स्ट्रक्चरल बेसिस को दिखा रहा है, जिसमें यहाँ पे क्या है, डीएनए बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी दिखाई गई है एक पर्टिकुलर लाइगेंड से कैसे डिटरमाइन की जाएगी। जैसे स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, होमोडाइमर, सेम डाइमर प्रेजेंट है, बस डिफरेंस किसका है, हमारा 2 अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस है, ठीक है। और उसको ये जो यहाँ पे हेक्सामर प्रेजेंट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, हाफ साइट बोल रहे हैं, हाफ साइट बोल रहे हैं। और जो सेंट्रल बेस पेयर है वो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर हम बात करें आर हेट्रोडाइमर्स की और न्यूक्लियर रिसेप्टर हेट्रोडाइमर्स की, तो यहाँ पे क्या है, हमारा डायरेक्ट रिपीट AGGTCA है, जो स्पेसिफिसिटी देखता है पर्टिकुलर लाइगेंड की, जिससे जाके जो आके इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और जो पोजीशन है यहाँ पे पी बॉक्स की, ये जो पोजीशन है पी बॉक्स की, ये भी क्या देती है, स्पेसिफिसिटी देती है, क्योंकि पी बॉक्स में क्या होते हैं, हमारे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक नेचर के अमाइनो एसिड। और जो रीजन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन का, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है डीएनए के साथ। और जो यहाँ पे n नंबर ऑफ बेस पेयर हैं 2 हाफ साइड्स में, वो किसके लिए स्टैंड करते हैं, रेटिनोइक जो X है यहाँ पे रेटिनोइक X रिसेप्टर के लिए, वो यहाँ पे NR जो ये पे शो कर रखे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये XR रिसेप्टर है। तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो बाइंड होके हेट्रोडाइमर क्या को फॉर्म कर रहे हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिसेप्टर डाइमराइजेशन। रिसेप्टर डाइमराइजेशन क्या होती है, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, उसकी एफिनिटी होती है हेक्सामेरिक हाफ साइट के लिए, जो कि अभी हमने फिगर में देखी थी, और एक्सटेंडेड हाफ साइट के लिए भी हो सकती है। पर बहुत सारे जो HREs होते हैं हमारे, वो रिपीट कंसिस्ट करते हैं हाफ साइट सीक्वेंस के, और बहुत सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर बाइंड करते हैं इन HRE डाइमर से। स्टीरॉयड रिसेप्टर की बात करें, जैसे कि अगर हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर
जो हमारा फंक्शन करता है एज ए होमोडाइमर, जो बाइंड करता है दो हाफ साइड से जो ओरिएंट हो रही है एक दूसरे के टुवर्ड्स, और वो बाइंड करता है इन्वर्टेड रिपीट से आर ई से विथ 3 बेस पेयर इन बिटवीन आर ई। जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेम मैकेनिज्म शो कर रहा है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो बाइंड करता है होमोडाइमर से बाइंड करता है, जिसमें दो डाइमर दोनों के से सिमिलर हैं, और वो कैसे बाइंड करता है, वो प्रीफरेंसली बाइंड करता है दो हाफ साइड से, दो हाफ साइड हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट ओरिएंटेड हो रही हैं और उनके साथ वो बाइंड करता है। ये और जो किसके बीच में प्रेजेंट है, 3 बेस पेयर उनके बीच में प्रेजेंट है। और जो मेजर यहाँ पे जो मेजर डाइमराइजेशन डोमेन होता है वो क्या होता है, स्टीरॉयड डोमेन होता है, जो स्टीरॉयड रिसेप्टर होता है जिसमें सी डोमेन प्रेजेंट होता है। आल्दो जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो भी कंट्रीब्यूट करता है बाइंडिंग में। जो लाइगेंड बाइंडिंग है वो फैसिलिटेट करती है डाइमराइजेशन फैसिलिटेट करती है रिसेप्टर की, एंड डीएनए बाइंडिंग करती है स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर की, कि वो जाके डीएनए से बाइंड कर जाए। और किससे बाइंड कर जाए, HRE साइड से बाइंड कर जाए। बहुत सारे अदर रिसेप्टर हैं, जैसे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर हो गया हमारा, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स हो गया, PPAR हो गए हमारे, LXR हो गए या VDR हो गए हमारे, ये बाइंड करते हैं डीएनए से एज ए हेट्रोडाइमर, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और स्टीरॉयड हार्मोन हो गए वो होमोडाइमर की फॉर्म में बाइंड करते हैं और हेट्रोडाइमर की फॉर्म में बाइंड करते हैं, VDR, RAR, ये सब हमारे LXR, PPAR, ये सब ऐसे बाइंड करते हैं। तो हेट्रोडाइमराइजेशन है विद RXR, जो कि हमारा रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर होता है, वो मेडिएट करता है दो डिस्टिंक्ट इंटरेक्शन के थ्रू। एक इंटरेक्शन तो इन्वॉल्व करता है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन और अदर इन्वॉल्व करता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो एक तो यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का यूज़ करता है, एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन का यूज़ करता है। तो रिसेप्टर जो है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का, वो मेडिएट करता है स्ट्रोंगेस्ट इंट्रैक्शन जो ओक्योर होता है डीएनए की एब्सेंस में भी। ये रिसेप्टर जो है हेट्रोडाइमर्स बाइंड करते हैं दो हाफ साइड से जो अरेंज हो रही हो एज ए डायरेक्ट रिपीट्स। ये कैसे अरेंज हो रही थी, इन्वर्टेड रिपीट की फॉर्म में। ये कैसे अरेंज हो रही है, डायरेक्ट रिपीट्स की फॉर्म में। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे GT प्रेजेंट है, यहाँ पे CA प्रेजेंट है, यहाँ पे CA प्रेजेंट है, यहाँ पे GT प्रेजेंट है, पर यहाँ पे ये क्या है, AA एडेनिन प्रेजेंट है, और इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड रिपीट में एडेनिन प्रेजेंट है। तो होमोडाइमर जो है इन्वर्टेड रिपीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट रिपीट्स की फॉर्म में हेट्रोडाइमर की फॉर्म कर रहे हैं, ये होमोडाइमर फॉर्म कर रहे हैं इन्वर्टेड रिपीट्स की फॉर्म में। तो जो स्पेसिंग है हाफ साइड्स के बीच में वो क्या है, एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है टारगेट जीन का। जो इनके बीच में स्पेसिंग है ये भी मेजर डिटर्मिनेंट है टारगेट जीन स्पेसिफिसिटी का। और ये किससे रिजल्ट होता है, सेकंड रिसेप्टर इंट्रैक्शन की वजह से। जो क्या इन्वॉल्व करता है रिसेप्टर इंट्रैक्शन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है किसके अगेंस्ट, स्पेसिंग के बीच में, किसके अगेंस्ट, स्पेसिंग के अगेंस्ट। और वो स्पेसिंग किस में प्रेजेंट होती है, हाफ साइड के बीच में जो स्पेसिंग प्रेजेंट होती है उसके अगेंस्ट ही। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें VDR और RXR हेट्रोडाइमर की अगर हम बात करें तो वो प्रेफरेंसली बाइंड करता है डायरेक्ट रिपीट्स जो सेपरेट करे गए 3 बेसिस के थ्रू वो सेपरेट करे गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिपीट्स 3 साइट कहेंगे। और जो अगर हम थायराइड रिसेप्टर की बात करें और RXR की बात करें तो वो 3 बेसिस के थ्रू सेपरेट किए, इसलिए डायरेक्ट रिपीट 4 कहेंगे उनको। और अगर हम यहाँ पे बात करें RAR और RXR की बात करें तो वो बाइंड किए गए हैं 3 बेस पेयर के थ्रू, तो उसको डायरेक्ट रिपीट 5 बोलेंगे। ये तो जनरल स्ट्रक्चर है जो शो कर रहा है हेट्रोडाइमर का। ये प्रीफरेंसली और पर्टिकुलर हमारे रिसेप्टर के बारे में बात की जा रही है कि उनमें कितने डायरेक्ट रिपीट साइट प्रेजेंट होंगी, और ये हाई एफिनिटी शो करते हैं अपने लाइगेंड के अगेंस्ट। जो स्टडी है जो शो करती हैं कि कैसे डीएनए बाइंडिंग जो है डोमेन वो आइसोलेट किए जाते हैं, जो बाइंड होते हैं डीएनए से, वही शो करती हैं कि जो स्पेसिंग है उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो रिलेटेड होती है किससे, इस फैक्ट से कि जो RXR है रेटिनोइक एसिड एक्स रिसेप्टर जो है वो बाइंड करते हैं अपस्ट्रीम हाफ साइड से।
और कहें तो हम अपस्ट्रीम हाफ साइट क्या स्टार्ट साइट जो कि ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट हो तो उससे बाइंड करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो ईच बेस पेयर जो सेपरेटिंग साइट है हाफ साइट के वो क्या करती है रोटेशन कर देती है 36 डिग्री। जो ये हाफ साइट का जो सेपरेशन हो रहा है ये कितने डिग्री से रोटेट कर जाती है 36 डिग्री से रोटेट कर जाती है ऑफ वन हाफ साइड रिलेटिव टू अनदर। एक हाफ साइड दूसरे हाफ साइड के अगेंस्ट 36 डिग्री से रोटेट कर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है साइड से रोटेट कर जाती है। जो डिफरेंस है यहाँ पे स्ट्रक्चर का किसका रिसेप्टर के डीएनए बाइंडिंग डोमेन का वो क्या करता है वो जो यहाँ पे डिफरेंस है जैसे कि हमने इस हेटेरोडाइमर में और होमोडाइमर में ये हेटेरोडाइमर है ये होमोडाइमर है। तो हेटेरोडाइमर में जो हमने बात की डीएनए बाइंडिंग डोमेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस की तो वो क्या करता है यहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेट करता है और वो ये बताता है ये इंश्योर करता है कि जो इंट्रैक्शन है वो लेस फेवरेबल होगा या हाई फेवरेबल होगा और कितनी डिग्री पे डिफरेंट डिग्री ऑफ रोटेशन पे वो इंट्रैक्शन डिफरेंट लेवल का होगा फेवरेबल लेस फेवरेबल होगा या फिर हाई फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे ये हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर शो किए गए हैं जिसके थ्रू स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करी जाती है और टारगेट की डायमराइजेशन की जाती है और जिसके थ्रू जो लाइगेंड से एक पर्टिकुलर रिसेप्टर बाइंड कर पाता है और अपने टारगेट जीन को रेगुलेट कर पाता है। So in this session I have talked about nuclear receptors. In my upcoming video I will discuss the mechanism of thyroid एक्शन एंड रेटिनोइक एंड विटामिन डी सेपरेटली कि कैसे इनका पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है कैसे ये एक्ट करते हैं और कैसे बाइंड करते हैं। सो वेट फॉर डैट and if you like my video then please thumbs up and share my video and comment on this, and if you have any query then write in the description box given below, and if you are not my subscriber then please subscribe to my channel and support me. Thank you so much for watching my videos.